डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स। ये हमारा इस कोर्स पर 17वां लेक्चर है जो यूनिट 5 पर आधारित है, जिसका नाम है पर्यावरण और पारितंत्र। ये हाइलाइट्स का लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पूरे यूनिट को हाइलाइट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स में 4 भागों में बांटे हैं। तो ये यूनिट 5 का पहला भाग और कुल कोर्स का, पूरे कोर्स का 17वां भाग जो है आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद इस यूनिट के 3 लेक्चर और होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये आपको परीक्षा में ध्यान में रखते हुए कोर्स तैयार किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है और परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न आए और आप लिखने सफल हों, इसका प्रयास किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज हाइलाइट्स का लेक्चर, जिसमें हम आपको इस यूनिट के महत्वपूर्ण टर्म को समझाएंगे। पहला टर्म है पारिस्थितिकी। जीव और उसके बाहरी वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी जो है वह जीव विज्ञान की एक शाखा में आती है, जिसमें जीव और उसके बाहरी वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। पारिस्थितिकी की 2 शाखाएं होती हैं, स्व पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। पहले हम बात करेंगे पारिस्थितिकीय कारक की। तो पारिस्थितिकी कारक 3 तरह के होते हैं: जलवायु संबंधी कारक, मृदीय कारक, भू आकृति कारक और जैविक कारक। अब बात कर लेते हैं स्पेसीज की। तो एक प्रकार के जीवों को जो जीवन विषय कार्यों में परस्पर सहायक हैं और अंतर्जनन द्वारा अपनी ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, जाति या स्पेसीज कहलाते हैं। देखिए, जाति, कोई जीव एक ही जाति का हो, इसके लिए सबसे जरूरी है कि उनमें आपस में संतान उत्पत्ति के लिए अंतर प्रजनन का होना काफ़ी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बहुरूपता की बात कीजिए। जब एक ही जीव के बहुत से रूप होते हैं तो इसे बहुरूपता कहते हैं। जनन पृथकता, तब विभिन्न जातियों के व्यक्तियों के बीच अंतर जनन की अक्षमता को जनन पृथकता के नाम से जाना जाता है। अगर हम समुदाय की बात करें तो किसी विशिष्ट स्थान की जीव समष्टियों का स्थानीय संघ समुदाय कहलाता है। आबादी या समष्टि की भी चर्चा कर लें तो किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की स्पेसीज के व्यष्टियों या जीवों की कुल संख्या को आबादी कहते हैं। आबादी के प्रकार की बात करते हैं तो एक जातीय आबादी और दूसरी होती है मिश्रित या बहुजातीय आबादी। अब बात करते हैं आबादी के स्वरूप पर कि आबादी का स्वरूप किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आबादी का स्वरूप निम्नलिखित पर आधारित रहता है: वितरण स्वरूप पर, घनत्व पर, जातीय स्वरूप पर और अन्य विशेषता पर। आबादी के घनत्व की अब चर्चा करते हैं। कभी कभी हम आबादी शब्द का इस्तेमाल आबादी की माप के लिए करते हैं। किसी दिए हुए समय में किसी निश्चित क्षेत्र में आबादी की कुल संख्या उस क्षेत्र का आबादी घनत्व
कहलाता है। आबादी का प्रसरण, जब किसी एक स्थान से आबादी का कोई जीव या कोई हिस्सा किसी दूसरे स्थान या क्षेत्र में चला जाता है तो उसे आबादी प्रसरण कहते हैं। आगमन, अपना मूल आवास छोड़कर जब कोई जीव या समूह किसी नए स्थान पर आकर अपना आवास बना लेता है तो उसे आगमन कहते हैं और वह जीव अप्रवासी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बहिर्गमन, जब कोई जीव या समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने मूल आवेश को छोड़कर नए स्थान में चला जाता है तो उसे बहिर्गमन के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण, जब किसी खास कारण से कोई जीव अस्थायी तौर पर कहीं दूसरी जगह चला जाता है एवं कुछ समय बाद पुनः अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है तो इसे स्थानांतरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहिर्गमन और स्थानांतरण दोनों में जीव अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर जाता है, लेकिन बहिर्गमन में वह वहीं बस जाता है और स्थानांतरण में वह पुनः अपने मूल निवास स्थान पर वापस चला आता है। जन्म दर की बात कर लेते हैं तो किसी जीव की नई व्यष्टियों के पैदा होने के दर को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर को एक सूत्र होता है, जन्म दर बराबर जन्म की संख्या बटा निर्धारित समय। उसी तरह से मृत्यु दर भी समझ लीजिए। प्राकृतिक अवस्था में किसी आबादी के जीवों की मृत्यु होने की दर को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर की गणना भी एक विशेष सूत्र से दी जाती है। वह सूत्र इस प्रकार है, मृत्यु दर बराबर मृतकों की संख्या बटा निर्धारित समय। वाइटल इंडेक्स, किसी आबादी में होने वाली समान वृद्धि को जानने के लिए जन्म दर तथा मृत्यु दर के अनुपातिक आकलन को निकालना पड़ता है। इसे वाइटल इंडेक्स कहा जाता है। आबादी का घटाव बढ़ाव, प्राकृतिक अवस्था में किसी जगह की आबादी स्थिर नहीं रह सकती है। कई कारणों से इसमें घटाव या बढ़ाव होता रहता है। आबादी की यह अस्थिरता मौसमी या वार्षिक दोनों तरह की होती है। अब बात करेंगे हम आबादियों के बीच पारस्परिक क्रिया की। अब तक के अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि किसी स्थान की आबादी कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसे मुख्य तौर पर निम्नांकित भागों में विभाजित किया जाता है। जैविक कारक, विभिन्न पौधों के बीच पारस्परिक संबंध, एक स्थान पर पाए जाने वाले प्राणियों और पौधों के बीच में परस्पर संबंध, मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवी और पौधों के बीच परस्पर संबंध। अब चर्चा करते हैं सहजीविता की। दो जीवों के बीच ऐसे संबंध जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है सहजीविता कहलाती है। शैवाल एवं कवक से मिलकर बना लाइकेन इसका उदाहरण है। अब हम बात करेंगे कि भौतिक वातावरण का आबादी पर असर पड़ता है। इसमें कौन कौन कारक हैं? तो जलवायु संबंधी कारक हैं, मृदीय कारक हैं, भू आकृति कारक हैं। अब अनुकूलन की चर्चा हम करेंगे। अनुकूलन जीवों का ऐसा विशेष गुण है जो संरचना और कार्यकी की विशेषताओं के द्वारा उन्हें वातावरण विशेष में रहने की क्षमता प्रदान करता है। पर्यावरण विशेष के अनुसार अनुकूल जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि बदलते हुए पर्यावरण के अनुसार पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने के लिए जीवों की संरचना और कार्य में जो परिवर्तन होता है उसको हम अनुकूलन के नाम से जानते हैं। अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी अनुकूलन और अस्थायी अनुकूलन। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र
पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यानी कि जीवमंडल की रचना और कार्य का शुरुआत जहाँ से होता है उसको पारितंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्पादक की बात करते हैं तो जो भोजन का उत्पादन करते हैं वे उत्पादक होते हैं। हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता की बात कर लें तो जो पौधों और उनके विभिन्न उत्पादकों को खाते हैं उसे भोक्ता करते हैं। अपघटनकर्ता क्या है फिर? तो ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषक और गैसों को फिर से वातावरण में ये छोड़ देते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तो ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक या हरे पौधों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता तो इस श्रेणी में मांसाहारी जीव आते हैं जो शाकाहारी जीव को खाते हैं। आप्रवासन उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं आप्रवासन कहा जाता है। उत्प्रवासन समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। सहभोजिता ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, उसे सहभोजिता कहते हैं। सहोपकारिता ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है सहोपकारिता कहलाती है। परभक्षण या परजीविता ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ जबकि दूसरी को हानि होती है उसे हम लोग परजीविता के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। समष्टि की चर्चा करने के लिए किसी प्रजाति के किसी एक निश्चित स्थान अथवा क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रह रहे व्यष्टि परस्पर मिलकर समष्टि का निर्माण करते हैं। किसी प्रजाति के किसी एक निश्चित स्थान अथवा क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रह रहे व्यष्टि परस्पर मिलकर समष्टि कहलाते हैं। अब जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल की हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर थल, जल और वायु सजीव जीवधारियों को सहारा प्रदान करते हैं। जल का क्षेत्र जलमंडल बनाता है। पृथ्वी की सतह और सागरों के नीचे जो भी क्षेत्र मृदा और चट्टानों के हैं वे स्थल मंडल बनाते हैं। पृथ्वी के सतह के ऊपरी का क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है और ये तीनों भाग मिलकर जो परिवेश प्रदान करते हैं उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। पोषण स्तर की चर्चा हो। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उस चरण को जिस पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है पोषण स्तर कहलाता है। भू रासायनिक चक्र की चर्चा हो। चूँकि द्रव निर्जीव से सजीव की ओर और फिर वापस निर्जीव की ओर एक लगभग वृत्ताकार पथ के रूप में प्रवाहित होता है, इसलिए ऐसे चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करें पारितंत्र की। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है जहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रेणियों स्थलीय एवं जलीय में बांटा गया है। स्तर विन्यास अब हमारे चर्चा का अगला टॉपिक है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहा जाता है। उत्पादकता तो जय मात्रा के उत्पादन की दर को
उत्पादकता कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन की दर होती है। नेट प्राथमिक उत्पादकता यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। अब हम अपघटन की चर्चा करेंगे। जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषक में खंडित होने की प्रक्रिया को अपखंडन कहते हैं। उत्पादक तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम तो एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकृत परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रम के नाम से जाना जाता है। पारितंत्र सेवाओं की बात अब हम लोग करेंगे। तो पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादकों को पारितंत्र सेवाएं कहते हैं। जैसे एक स्वस्थ वन, पारितंत्र की भूमिका वायु और जल को शुद्ध बनाना, सूखा और बाढ़ को घटाना, पोषकों को चक्रित करना, भूमि को उर्वर बनाना, जंगली जीवों को आवास उपलब्ध कराना, जैव विविधता को बनाए रखना, फसलों का परागण करने में सहायता करना, कार्बन के लिए भंडारण स्थल उपलब्ध कराना और साथ ही सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करना है। आनुवंशिक विविधता तो एक जाति आनुवंशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। यह आनुवंशिक विविधता कहलाती है। जातीय विविधता जातीय स्तर पर भिन्नता जातीय विविधता कहलाती है। पारिस्थितिकीय विविधता पारितंत्र स्तर पर विविधता पारिस्थितिकीय विविधता कहलाती है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अक्षांशीय प्रवणता अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता यानी उतार चढ़ाव अक्षांशीय प्रवणता कहलाती है। आवासीय क्षति तथा विखंडन जंतु और पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। आवासीय क्षति तथा विखंडन। अब बात करते हैं, एक टाइटल है पृथ्वी का फेफड़ा। तो विशाल अमेजन वर्षा वन को विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सहविलुप्तता की। जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी जाति व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती है। इस घटना को सहविलुप्तता कहते हैं। सहविलुप्तता से बचाने के लिए स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण का हम लोग सहारा लेते हैं। जब किसी जीव को उसके वास स्थान पर ही सुरक्षित रखा जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, और जब उसे उसके वास स्थान से दूर ले जाकर संरक्षित किया जाता है तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। एक बाघ को सुरक्षित रखने के लिए सारे जंगल को सुरक्षित रखना होता है। यह स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जब कभी किसी जीव को विलोपन के संकट से बचाने के लिए त्वरित सहायता की आवश्यकता होती है तब स्थिति को हम बाह्य स्थानीय संरक्षण के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे हम लोग हॉट स्पॉट की। हॉट स्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है और जातियाँ अन्य स्थानों पर नहीं होती है। प्रदूषण की चर्चा करते हैं। प्रदूषण वायु, भूमि, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों का एक अवांछनीय परिवर्तन है। अगर आप आसान भाषा में
समझना चाहें तो हम ये कहेंगे कि ज़रूरी चीज़ों में फालतू और हानिकारक चीज़ों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रदूषक की बात करेंगे। अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रदूषक कहते हैं। शैवाल प्रस्फुटन की भी चर्चा करेंगे। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पलविकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है। इस घटना को शैवाल प्रस्फुटन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, त्वरित सुपोषण की चर्चा करते हैं। मनुष्य के क्रियाकलापों जैसे उद्योगों और घरों के बहिस्राव काल प्रभावन मूलतः तेजी ला सकते हैं। इस प्रक्रिया को संवर्ध या त्वरित सुपोषण के नाम से जाना जाता है। ई-वेट्स ऐसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मरम्मत के लायक नहीं रह जाते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई-वेट्स के नाम से जानते हैं। ओजोन क्षेत्र की भी चर्चा जरूरी है। यहाँ पर अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है, जिसे सामान्यतः ओजोन क्षेत्र कहा जाता है। हिमअंधता, आँखों में यूवी यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी जिसको हिंदी में कहते हैं, विकिरण के कारण कॉर्निया का शोथ हो जाता है, जिसे हम हिमअंधता मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। यानी कि हिमअंधता अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विकिरण का एक दुष्परिणाम है जो हमारी आँखों के कॉर्निया को प्रभावित करता है और उसे एक विशेष प्रकार का मोतियाबिंद होता है जिसमें कॉर्निया में शोथ होता है। उस बीमारी को हम लोग हिमअंधता के नाम से जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन और क्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए सन 1987 में मॉन्ट्रियल यानी कि ये कनाडा का एक शहर है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। झूम खेती की बात कर लेते हैं तो काटो और जलाओ कृषि, जिसे आमतौर पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती कहा जाता है। यानी कि इस खेती में आदिवासी लोग जंगलों को काटते हैं, उसे जला देते हैं और कृषि करने लायक भूमि प्राप्त करके उस पर खेती करते हैं। चिपको आंदोलन की तो बात जरूर करनी चाहिए अगर बात पारिस्थितिकी पर्यावरण की हो। सन 1974 में ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा के लिए इसे चिपक कर स्थानीय महिलाओं ने काफ़ी बहादुरी का परिचय दिया और कहा कि अगर हरे पेड़ों को काटना है तो पहले मुझे काटो, फिर इस पेड़ को काटना। और इस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो ये चलाया गया आंदोलन था वह चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका हमारा रिश्ता रिलेशन कायम रहे, आपको हमारा अन्य वीडियो भी आसानी से उपलब्ध हो सके। कोई सुझाव और शिकायत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। हमारे वेबसाइट पर आकर या कमेंट बॉक्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए हम आपके हर कमेंट को इत्मीनान से पढ़ते हैं और आपके सुझावों के अनुसार आगे की क्वालिटी सुधारते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ।